टू ब्रेन दी चैनल। और आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक जो लास्ट पढ़ा था हमने वो पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका पूरा हम मेंस के अकॉर्डिंग देख चुके थे। अब हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आपको ये जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मैं मेंस के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ध्यान देना है। जो भी प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स होंगे मैं उनको मार्क कराता जाऊँगा, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का जो टाइम रहा है, वो पीरियड रहा है, वो 1500 से 600 ईसा पूर्व का रहा है, ठीक है। इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो जानकारी मिली है हमें, इसका जो नॉलेज मिला है वो क्या किससे मिला है? वेदों के माध्यम से मिला है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता कहते हैं, ठीक है। वैदिक सभ्यता का जो शुरुआत हुई वो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई है, ठीक है। और ये जो सभ्यता है लगभग उसी क्षेत्र में थी जहाँ हड़प्पा सभ्यता थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में सबसे बड़ा अंतर क्या था? अगर हम डिफरेंस देखें तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप था वो क्या था? नगरीकृत था, जबकि वैदिक सभ्यता का जो स्वरूप था वो था ग्रामीण, ठीक है। वैदिक सभ्यता की स्थापना आर्यों के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? आर्यों के द्वारा। आर्य शब्द किसी प्रजाति या जाति या नस्ल का सूचक नहीं, बल्कि अभी आर्य जो है वो जाति नस्ल का सूचक बन गया, लेकिन उस टाइम पर जो आर्य शब्द था वो जाति या नस्ल का सूचक नहीं था। ये संस्कृत भाषा का शब्द था जिसका अर्थ होता था श्रेष्ठ या उत्तम व्यक्ति। आर्यों का जो मूल निवास, उसके बारे में कुछ जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट हैं। जैसे डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, डॉक्टर संपूर्णानंद, इनने क्या बोला है कि आर्य जो आए थे वो सप्त सैंधव प्रदेश से थे। यानी सप्त सैंधव प्रदेश यानी जहाँ 7 नदियाँ बहती हैं, यानी ये बोलते हैं हम सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र, ठीक है। पंडित गंगानाथ झा ने क्या बोला था? ये ब्रह्म ऋषि देश है, गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ से आए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का वक्तव्य ये था कि तिब्बत के क्षेत्र से आए हैं। पंडित बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला था कि ये नॉर्थ पोल से या उत्तरी ध्रुव से आए हैं, ठीक है। पी गाइल्स ने क्या बोला था? हंगरी या डैन्यूब नदी घाटी से आए हैं। कार गार्डन चाइल्ड ने बोला था यूक्रेन से आए हैं। सबसे जो अच्छा मत मिला है, प्रूव मत मिला है, वो मैक्स मूलर का है विचार, जो कि बोल रहे थे कि मध्य एशिया में बैक्टीरिया अफगानिस्तान से आए थे। मैक्स मूलर का मत का आधार यह है कि ऋग्वेद तथा ईरानी ग्रंथ जो जिंद अवेस्ता है, ठीक है, इसमें कुछ समानताएं, भाषाई समानताएं, जैसे वैदिक देवता इंद्र, वायु, मित्र, असुर जो हैं उनको ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता में इंद्र, वायु, मिस्र और अहुर मजदा कहा गया है। इससे ये प्रूव होता है कि ये जो थे कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। आर्यों के आगमन की तिथि में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट चले हैं। जैसे मैक्स मूलर ने बताया कि 1200 से 1000 है। बाल गंगाधर तिलक का अलग ही मत था, 6000 ईसा पूर्व। सबसे सर्वाधिक जो मान्य मत था वो 1500 ईसा पूर्व का था, ठीक है। इस मत का आधार यह है कि हड़प्पा सभ्यता का पूर्ण पतन 1500 ईसा पूर्व तक हो चुका था। यह नगरीय सभ्यता ग्रामीण सभ्यता में तब्दील हो चुकी थी। चूँकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, अतः आर्यों का आगमन जो है 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब आर्यों से संबंधित कुछ अभिलेख या जो भी प्रूव हैं उनको देख लेते हैं। पहला तो अभिलेख है कस्सी अभिलेख, जो 600 ईसा पूर्व इराक में स्थित अभिलेख में उल्लेख है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई थी। भोगास कोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का है। ये कहता है कि जो एशिया माइनर या तुर्की से प्राप्त इस अभिलेख में 2 कबीलों खत्ती और मितन्नी के मध्य संधि का उल्लेख है। बोगास कोई अभिलेख में संधि के साक्षी के रूप में आर्यों के वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख मिलता है। वैदिक सभ्यता का जो विभाजन है वो दो टाइप से हुआ है। पहला तो है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम रहा है वो 1500 से 1000 माना गया। उत्तर वैदिक काल है ऋग्वैदिक काल के या वैदिक काल के बाद का टाइम, तो वो माना गया 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल में मुख्यतः काली, लाल मृतभांड, अंशतः ताम्र निधान मृतभांड या गैरिक मृतभांड का प्रचलन था। यानी कैसे कैसे बर्तन चलते थे? मिट्टी के बर्तन चलते थे, काले, लाल और ताम्र निधान और गैरिक यानी काली। आर्यों के भौगोलिक क्षेत्र जो है ऋग्वैदिक काल का जो वर्णन है 1500 से 1000, ये तो मैं देख ही चुका हूँ। इसमें क्या है, कुछ जैसे नदियाँ हैं, जैसे गोमल, स्वास्तु नदी तथा अफगानिस्तान में बहने वाली 2 नदियाँ काबुल, कुंभा, कुर्रम, कुर्मू नदी का उल्लेख मिलता है। गोमल या गोमती, स्वास्तु जो अफगानिस्तान की हैं, ठीक है, नदी का, ये पाकिस्तान की सॉरी, अफगानिस्तान में बहने वाली 2 नदी काबुल, कुर्रम, इनका उल्लेख मिलता है, ठीक है। इस प्रकार ऋग्वैदिक काल में आर्यों की पश्चिमी सीमा जो है वो अफगानिस्तान को माने। जैसे हम ये बनाए ना ऐसा,
तो जो इनकी पश्चिमी सीमा थी वो क्या थी, अफ़गानिस्तान, ठीक है, ये पश्चिमी सीमा थी। इनकी जो सबसे उत्तरी सीमा थी वो थी हिमालय, ठीक है। और इनकी सबसे दक्षिणी जो सीमा थी वो थी अरावली, ठीक है। और इनकी जो सबसे पूर्वी सीमा थी वो क्या थी, यमुना नदी, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार ऋग्वैदिक काल में आर्यों की पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान को माना गया है। ऋग्वेद काल में प्रारंभ में आर्य सप्त सैंधव प्रदेश अर्थात पंजाब अफगानिस्तान में बसे थे। सप्त सैंधव है ना, जहाँ 7 नदियाँ थी सिंधु नदी के आसपास। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश का उल्लेख है। सप्त सैंधव प्रदेश 7 नदियाँ बहती थी, सिंधु, हिरण्यमयी, सरस्वती, नदीतमा, मातेतमा, देवीतमा, इसी को कहा गया। झेलम, वितिस्ता, चिनाब, अश्किनी, रावी, परुष्णी, व्यास, विपाशा, सतलज, सतोद्री। आगे आर्यों ने पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ओर प्रसार किया। ऋग्वेद में पाकिस्तान में बहने वाली 2 नदियाँ गोमती, गोमल और स्वास्तु, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। ऋग्वेद काल में आर्यों ने सप्त सैंधव प्रदेश से पूर्व की ओर गंगा नदी तक प्रसार किया, ठीक है। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार तथा गंगा नदी का 1 बार, ये इम्पोर्टेंट है, यमुना नदी का 3 बार और गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिलता है। इस प्रकार ऋग्वेद काल में आर्यों की पूर्व सीमा यमुना या गंगा नदी को माना जा सकता है। ऋग्वेद में हिमालय की चोटी मुंजुबंध या हिंदू कुश का उल्लेख मिलता है, जहाँ से आर्य सोमरस प्राप्त किया करते थे। अतः ऋग्वेद आर्य की उत्तरी सीमा हिमालय को माना जाता है। ऋग्वेद में राजस्थान में स्थित अरावली को चोटियों को का भी उल्लेख है, ठीक है, किंतु नर्मदा नदी, सतपुड़ा तथा विंध्य पर्वत का उल्लेख नहीं। ये जो नर्मदा नदी है, सतपुड़ा और विंध्य पर्वत, ये उत्तर वैदिक काल में जो है इनका उल्लेख मिलेगा आगे जाके। ऋग्वेद काल में आर्यों की दक्षिणी सीमा जो है अरावली को माना गया था, ये मैं बता ही चुका हूँ। अब आते हैं हम उत्तर वैदिक काल पर। उत्तर वैदिक काल का जो टाइम रहा है, ठीक है, वो रहा है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ सतपथ ब्राह्मण, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रंथ सतपथ ब्राह्मण विदेह माधव की कथा का उल्लेख है, जिससे ज्ञात होता है कि विदेह माधव जो सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे, अपने पुरोहित गौतम राहुगण की सहायता से अग्नि द्वारा जंगलों को जलाते हुए पूर्व की ओर आगे बढ़े, परंतु अग्नि ने सदानीरा, वर्तमान में बिहार की गंडक नदी को सदानीरा कहते हैं, से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। ये कहानी थी एक प्रकार की। अब आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार सतपथ ब्राह्मण, ये इंपॉर्टेंट है MPPSC वालों के लिए। इसी प्रकार सतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी का रेवा नदी के रूप में उल्लेख मिलता है। साथ ही उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में सतपुड़ा, ये गलत है, विंध्य पर्वत का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में आर्यों की पश्चिमी सीमा और पूर्वी सीमा क्रमशः अफगानिस्तान, बिहार थी। अब बदल जाती है। उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाती है सीमाएं, तो देखो, पहले तो हमने जो इसकी पश्चिमी सीमा थी वो तो अफगानिस्तान ही रहेगी, ठीक है। उत्तरी सीमा हिमालय ही रहेगी, लेकिन पूर्वी सीमा जो इसकी हो जाती है वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है बिहार, ठीक है। और जो इसकी दक्षिणी सीमा हो जाती है, ठीक है, वो हो जाती है नर्मदा नदी, ठीक है। तो ये लिखा नर्मदा नदी, ये आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वैदिक कालीन नदियाँ, तो ये हमने देख ही ली हैं वैदिक कालीन नदियाँ। वैदिक संहिता में 31 नदियों का उल्लेख है। कितनी नहीं दिखती है, जिसमें 25 नदियों का उल्लेख अकेले ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल नदी सूक्त में 19 नदियों का उल्लेख मिलता है। कितनी, 19 नदियों। ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, जिनमें से सिंधु नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख मिलता है। सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख है, सिंधु। आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी सिंधु नदी। ऋग्वैदिक काल में सिंधु नदी के आर्थिक महत्व के कारण से हिरण्यमयी या सुवर्णमयी भी कहा गया है, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में जो सरस्वती नदी है उसको सबसे पवित्र नदी माना गया है, ठीक है, जैसे नदीतमा, मातेतमा और देवीतमा कहा गया है, ठीक है। ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना सरस्वती नदी के किनारे हुई थी, इसको भी याद रखना है। अगर ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है कि ऋग्वेद की जो रचना हुई थी किस नदी के किनारे हुई थी या कहाँ हुई थी, सरस्वती नदी के किनारे हुई थी। ऋग्वेद में सरस्वती की सहायक दृशद्वती नदी, चेतांग नदी तथा सरस्वती व दृशद्वती नदी के मध्य बहने वाली अपाया नदी का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में व्यास यानी विपाशा नदी का उल्लेख नहीं है, बल्कि उसकी जगह कश्मीर की
मरुधरता नदी का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार, गंगा नदी का 1 बार, ठीक है, और गंगा नदी की सहायक नदी सरयू नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में उल्लेखित अंतिम नदी गोमती गोमल उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में सदानीरा नदी और रेवा नर्मदा नदी का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, अब हम ऋग्वैदिक काल के कुछ समुद्र देखेंगे। ठीक है, एक्चुअली 4 समुद्रों का उल्लेख मिलता है, लेकिन इनको समुद्र नहीं कहा, इनको कहा है विशाल सागर या विशाल जल राशि का घोतक बोला गया है। ठीक है, अब वैदिक कालीन हम पर्वत देख लेते हैं। तो ऋग्वेद में हिमालय का उल्लेख है, जैसे हिमवंत, हिमालय को क्या कहा गया है ऋग्वेद में? हिमवंत। हिमालय में हिमालय की चोटी मुजवंत का भी उल्लेख मिलता है, जहाँ आर्य सोमरस प्राप्त करते थे। ऋग्वेद में सतपुड़ा और विंध्य पर्वत की चर्चा नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक कालीन में सतपुड़ा और विंध्य पर्वतों का उल्लेख मिलता है। वैदिक कालीन मरुस्थल जो देखते हैं, मरुस्थल आपको पता है डेजर्ट। ठीक है, तो मरुस्थल के लिए धन्व शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये आ सकता है कि ऋग्वेद में खासकर MPPSC वाले ध्यान देंगे कि धन्व जो है शब्द ऋग्वेद में काय के लिए यूज़ किया गया है? मरुस्थल के लिए। ठीक है, तो ऋग्वेद में उल्लिखित यह पारजन्य बादल को धन्व पार करने योग्य बताया गया है। ठीक है, आर्यों का संघर्ष देख लेते हैं। देखो क्या होता है, भारत में आर्य कबीले के रूप में आए थे। कैसे थे? कबीले थे। ऋग्वेद में आर्यों के कई कबीले का उल्लेख है, जैसे भरत कबीला, पुरु कबीला, यदु कबीला, तुर्वस कबीला, अनु कबीला, हुहू कबीला। ठीक है, ये कबीले थे। इनमें से भरत को त्रित्सु, पुरु को दस्यु, यदु को तुर्वसु, और यदु व तुर्वसु को क्या कहा जाता है? दास कहा जाता है। जबकि पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, दहु को सम्मिलित रूप से पंच जन कहा जाता है। ठीक है, आर्यों ने इस देश में पहले से रह रहे लोगों को अनार्य कहा। भारत में जो लोग रह रहे थे, पहले से जो लोग रह रहे थे, जो जनजातीय लोग रह रहे थे, बहुत सारे लोग रह रहे थे, उनको अनार्य कहा, जो आर्य नहीं होते थे। ठीक है, तो ऋग्वेद में अनार्यों को अनेक नामों से संबोधित किया गया है, जैसे अंसा, चपटी नाक वाला, अकर्मण, वैदिक कर्मों में विश्वास ना करने वाला, अज्वल, यज्ञ ना करने वाला, अधिवयु, वैदिक देवताओं पर विश्वास ना करने वाला, शिश्र देवा, लिंग की पूजा करने वाला। ठीक है, और ऋग्वेद में व्यापारियों के रूप में पणि नामक, ये क्वेश्चन MPPSC में पूछ चुके हैं। ठीक है, 2019 के पेपर में, तो इसको भी याद रखना है। अनार्यों का उल्लेख मिलता है, जो आर्यों की गाँव को चुरा लेते थे। ठीक है, अनार्यों के साथ परस्पर उपजाऊ क्षेत्रों में अधिकार को लेकर कई युद्ध हुए। आर्यों को अनार्यों के विरुद्ध इसलिए सफलता प्राप्त हुई क्योंकि उनके पास अच्छे रथ और कवच, फारस, कुल्हाड़ी जैसे हथियार नहीं थे। चूँकि आर्य हमें पता है कहाँ से आए थे? बैक्ट्रिया से आए थे, जो सबसे मान्य मत है। ठीक है, तो जब बैक्ट्रिया से आए थे तो इनने क्या किया था कि इंडिया पे, भारत पे कब्जा जमा लिया था, क्योंकि इनके पास जो अच्छे अस्त्र शस्त्र थे। ठीक है, तो ये अनार्यों से लड़ने में बहुत ही कारगर सिद्ध हुए। अब दसराज युद्ध के बारे में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। आर्य कबीलों के मध्य परस्पर होने वाले युद्धों में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जो था वो दसराज युद्ध को माना जाए, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध का प्रमुख कारण भरत कबीले द्वारा विश्वामित्र की जगह वशिष्ठ को अपना गुरु बना लेना था। अभी कारण क्या था? विश्वामित्र ने क्या, भरत कबीले के विरोधी जो थे आर्य कबीले पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, उहू तथा 5 अनार्य कबीले अलिन, पख्त, भलानस, विषाणी, शिवी को सहयोग किया। ठीक है, तो दसरात युद्ध परुष्णी रावी नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध में भरत कबीले के राजा सुदास की विजय हुई तथा पुरु कबीले के राजा पुरुत्सा मारा गया। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये जो है टॉपिक या लेक्चर ख़त्म होता है, और अगला लेक्चर हम जल्दी ही मैं अपडेट कर दूंगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।